अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर हेल्दी एंड सेफ़। तो मैंने आपसे कहा था कि हम इनऑर्गेनिक का जो है वो सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो इसमें बेटा हम जो है ना 3rd चैप्टर से जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 3rd चैप्टर आप देख लें, जो है साथ अपनी बुक्स खोल के रख लें। ये एसिड बेस इक्विलिब्रिया का चैप्टर है, इसलिए चूज़ किया है। आप एसिड बेस के कंसेप्ट से पहले भी फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छी तरह अवेयर हैं और थोड़ा सा छोटा चैप्टर है, हम फिर इसको ज़रा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जल्दी। अच्छा, एसिड बेस इक्विलिब्रिया बच्चे आपको पता है कि जो है एसिड्स और बेसिस दो, आपको पता है इनऑर्गेनिक की जो है वो केमिकल्स में से आपने एसिड्स भी सुने हुए होंगे, बेसिस भी सुने हुए होंगे, और इनका आपस में क्या रिलेशन है, इक्विलिब्रियम पे आएँ तो फिर क्या होता है। ये पूरा चैप्टर जो है वो इस बारे में है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे स्टार्ट हम करेंगे जी। एसिड बेस कंसेप्ट है, आप साथ बुक्स खोलें, साथ जो है वो देखते जाइएगा। एसिड बेस का कंसेप्ट ये है कि सबसे पहले जब एसिड बेस डिस्कवर हुए थे तो हमारे पास जो है इनके फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो एसिड्स आपको पता है सॉर टेस्ट, इनका खट्टा टेस्ट होता है। ठीक है, और बेसिस इसके मुकाबले में दे हैव बेटर टेस्ट। इसके अलावा एसिड और बेसिस का कलर भी चेंज होता है, और अगर इंडिकेटर्स आप ऐड कर दें तो ये चेंज होता है। ये चीज़ें वो हैं जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं इक्विलिब्रियम के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 में। ठीक है, आपको याद होगा कि वहाँ पर आपने देखा था कि इंडिकेटर्स ऐड करें तो फिर आपके पास जो है वो एसिड या बेस का आप पता भी कर सकते हैं कि जी हमारे पास लिटमस पेपर पे जो है बेसिस जो हैं वो ब्लू कलर देती हैं, एसिड्स जो हैं वो रेड कलर देते हैं। और इसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन का अगर रिएक्शन करवाएं तो एसिड और बेस जो है वो आपस में न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन देते हैं, जिसके रिजल्ट में हमारे पास सॉल्ट्स बनते हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन बहुत कॉमन सा रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस जो है वो रिएक्ट करके आपस में तो फिर ये बनाते हैं सॉल्ट और साथ वाटर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एसिड और बेस का बारे में जो हम आज जानते हैं ये पहले नहीं जानते थे। ये टाइम टू टाइम जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई है। ठीक है, कुछ जैसे जैसे साइंटिस्ट इसके बारे में जो है वो पढ़ते गए, एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में, जिसकी जो है वो एरिया था, उसने जितना उसके बारे में स्टडी किया उतना जो है वो उसने उसके बारे में कंट्रीब्यूट किया। अब यहाँ पर सबसे पहले हम आर्हेनियस का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। याद रखें, हर साइंटिस्ट ने इस कंसेप्ट में जो है वो एडिशन की है, एसिड और बेस के कंसेप्ट में एडिशन की है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आर्हेनियस का कंसेप्ट पढ़ेंगे। इसने 1884 में बच्चे जो है वो इनके बारे में पढ़ा था, और इसने एक आप कह सकते हैं डिफाइन किया था अपने वर्डिंग में एसिड्स और बेसिस को। तो इसने कहा था कि an acid is defined as a substance that contains hydrogen and produces hydrogen ion या hydronium ion in aqueous solution। अब अच्छा बात यह है, इसके मुताबिक, आर्हेनियस के मुताबिक, एसिड क्या होगा? ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन हो और वो क्या प्रोड्यूस करे आपके पास, वो हाइड्रोजन का आयन प्रोड्यूस करे। वीडियो आपकी जो है थोड़ी ब्लर हो रही थी। अच्छा, क्या करे जी, आपके पास जो है वो साथ हाइड्रोजन हो उसमें, और हाइड्रोजन का जो है ये आयन H पॉजिटिव, एनीथिंग दैट गिव्स H पॉजिटिव आयन इज टर्म्ड एज एसिड इन टर्म ऑफ आर्हेनियस कंसेप्ट। ठीक है, ये बात हो गई। फिर उसने बेसिस को कैसे डिफाइन किया? उसने कहा एनी सब्सटेंस दैट गिव्स हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन हो गई आर्हेनियस कंसेप्ट के बारे में। इसके बारे में बाद में उसने जो है वो उसकी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, बट कीप वन थिंग इन माइंड कि जो ये कंसेप्ट दिया है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन का आर्हेनियस ने, ये एक्वस सोल्यूशन में दिया है। ठीक है, यानी कि अगर ऐसा सब्सटेंस जो कि एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन दे वो एसिड है, और जो ऐसा सब्सटेंस जो एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन दे, हाइड्रोक्सिल आयन दे, वो क्या है जी? वो बेस है। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। इस डेफिनेशन के अंडर हमारे पास HCl क्या टर्म होगा? दैट वुड बी अ एसिड। अगर आप उसको आयनाइज करेंगे एक्वस सोल्यूशन में तो क्या देगा? H पॉजिटिव आयन देगा और साइड क्लोराइड आयन देगा। तो दिस इज गिविंग H पॉजिटिव आयन, सो दिस इज एन आर्हेनियस एसिड। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है बेस की एग्जांपल ले लें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है जी? किस तरह से आयनाइज होता है एक्वस सोल्यूशन में? सोडियम आयन विद हाइड्रोक्साइड आयन, सो दिस इज गिविंग अ हाइड्रोक्साइड आयन, दैट मीन्स दैट दिस इज अ आर्हेनियस बेस। ये आपके पास कंसेप्ट क्लियर हो गया। न्यूट्रलाइजेशन की बात कर लें तो हमेशा एसिड और बेस जो है ये आपस में रिएक्ट करके क्या करते हैं? न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन देते हैं। यहाँ आपके पास न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन उन्होंने दिया भी हुआ है। बच्चे कीप दैट इन माइंड। एसिड है, आर्हेनियस के कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। अगर एसिड है तो H पॉजिटिव देगा और
हाइड्रोक्साइड आयन है तो बेस है तो हाइड्रोक्सिल आयन देगा OH नेगेटिव। ये मिलके क्या बना देंगे वाटर। इसका मतलब जहाँ पे भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा वहाँ पे वाटर आपके पास एक डेफिनेट जो है प्रोडक्ट के साथ तौर पे सामने आएगा, ठीक है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। अब मॉडर्न स्टेटमेंट क्या है अरहेनियस कंसेप्ट की वो देख लें। एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। बाद में इसको उसने थोड़ा सा जो है वो उसको मॉडर्नाइज किया या चेंज किया। उसने कहा कि जो है आपके पास कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसे आप जब वाटर में डिसॉल्व करवाएंगे तो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन आयन है वो भी, और जो फिर एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन है वो भी मिल के क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बेस को उसने इसी तरह से किया कि बेस इज एनी सब्सटेंस विच when dissolved in water it increases the concentration of hydroxide ion। मैं सारा नहीं पढ़ूंगी बिकॉज बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, फिर आपके पास साइज़ भी जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ये चीज़ें एक बात जहन में रख लें ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए। आपको बच्चे यहाँ पे कंसेप्ट दूंगी मैं, ठीक है। ये पढ़ना आपने यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये खुद पढ़ना है, ठीक है। इसे जो रीडिंग है वो आप करेंगे, मैंने आपको समझाना है। तो उसके बाद जब आप इसको रीड कर लेंगे, ये टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे, तो इसको आप अच्छी तरह से जब रीड करेंगे, रीड आउट करेंगे, एक एक लाइन हर चीज़ अपने पास आपने पेपर लेके जो है क्वेश्चंस लिखते जाना है, ठीक है। फिर जो टाइम हमने डिसाइड किया हुआ है, जैसे कि मैंने आपसे कहा हुआ है 10:40 का, कल आप जो है आज आप ये दिन लगा के ये टॉपिक प्रिपेयर करेंगे, कल आप मुझसे जो है इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछ लेंगे उस टाइमिंग में, ठीक है। तो इसलिए मैं ये सारा जो है वो पढ़ नहीं रही हूँ, रीड नहीं कर रही हूँ साथ। अच्छा, उसके बाद है बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन आयन इज़ नॉट अ बेयर प्रोटॉन बट अ प्रोटॉन केमिकली बॉन्डेड टू वाटर। तो आपको पता है, एक बात याद रखें, आपके पास वाटर जो आप समझते हैं अभी तक जी, वाटर क्या है, H2O। हाँ जी, वाटर बिल्कुल H2O है, लेकिन वाटर की जो लिक्विड फॉर्म होती है उसके अंदर वाटर जो है वो सेल्फ आयनाइज फॉर्म में रहता है। वाटर की प्रॉपर्टी है कि ये सेल्फ आयनाइजेशन शो कर सकता है। कैसे करता है, H2O प्लस H2O। आप क्या करेंगे जी, यहाँ पे ये देता है H3O पॉजिटिव, इसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। और ये आपके पास जो है वो साथ देगा OH नेगेटिव, ठीक है। तो ये सेल्फ आयनाइजेशन प्रॉपर्टी है वाटर की, ठीक है। तो ये वाटर हमेशा आपके पास H3O पॉजिटिव इस फॉर्म में रहता होता है, यानी कि एक वाटर का मोलेक्यूल हाइड्रोजन आयन के साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू रहता होता है। आपको पता है वाटर की खास प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसकी वजह से ये चीज़। अच्छा, उसके आगे कंसेप्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड का। अब आर्हेनियस के कंसेप्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसा एसिड है जब आप उसे वाटर में या एक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व करवाएंगे तो वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाए। कम्प्लीटली डिसॉल्व का क्या मतलब है कि अगर HCl है तो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाए H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। अगर H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो बेटा ये क्या होगा कि आपके पास 2 हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन। अब यहाँ पर देखें, 2 H पॉजिटिव थे, 2 हाइड्रोजन थे, दोनों ही H पॉजिटिव में कन्वर्ट हुए हैं। तो दिस इज़ कंप्लीट आयनाइजेशन, 100% नियर टू 100% आयनाइजेशन होती है। ऐसे एसिड्स को हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल देख लें, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, HBr, HI, HClO4 परक्लोरेट हैं। ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। फिर स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर लेते हैं जी। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होंगे वो भी अब आपको पता चल गया होगा। दैट कम्प्लीटली आयनाइजेज इन एक्वस सोल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्सिल आइंस, ठीक है। OH नेगेटिव आइंस देते हैं ये, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मैं लिख नहीं दी यहाँ पे, यहाँ सब आपके पास रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। सोडियम है और ये हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो गया है। ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। इनके मुकाबले में वीक एसिड्स या वीक बेसिस वो एसिड्स या बेस हैं जो कि एक्वस सोल्यूशन में कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होंगी। बात क्लियर है? जो कि कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होगी वो क्या होंगी, वीक। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड को अगर आप देखें, CH3COOH, ये आयनाइज होता है किस में, एसीटेट आयन में, और साथ आपके पास हाइड्रोजन का आयन, ठीक है। अब आप कहेंगे जी मैम एक एच था वो तो चला गया, कम्प्लीटली जो है वो हमारे पास आयनाइज हो गया। बेटा ये नहीं है। अगर आपके पास 100 मोलेक्यूल्स होंगे एसिटिक एसिड के, तो उनमें से ज़्यादा 1 या 2 मोलेक्यूल आयनाइज होंगे। बात समझ में आई? ठीक है, कि आपके पास अगर 100 मोलेक्यूल्स हैं तो उनका 1 या 2 या 3% जो है वो आपके पास आयनाइज हो रहा है, बाकी नहीं हो रहा। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ अ वीक एसिड। ठीक है,
चलें, अब ये बात हो गई, ये कंसेप्ट हो गया क्लियर हमारे पास एसिड्स और बेस का। अब इसके बाद बचे हमारे पास हैं एडवांटेजेस और लिमिटेशंस, कि एडवांटेजेस क्या हैं आर्हेनियस के कंसेप्ट के, हमें इससे क्या क्या पता चलता है, और लिमिटेशंस क्या हैं, कि क्या क्या इसके कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि ये एक्सप्लेन नहीं कर सका। ठीक है, अब एडवांटेजेस में सबसे पहले है जी न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। बेटा क्योंकि आर्हेनियस के कंसेप्ट में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन था, और यही वो दो चीज़ें हैं जिनको मिलके आपके पास जो है वो आपके ये एसिड है, समझ लीजिए ये एसिड से आता है, ये बेस से आता है, इसके रिजल्ट में आपके पास वाटर बन रहा है। दिस इज़ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मैंने अभी पहले भी बताया था। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपके पास, इसका मतलब आर्हेनियस कंसेप्ट के थ्रू आप हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फाइंड कर सकते हैं किसी भी एसिड बेस रिएक्शन की। ठीक है, पहला इसका ये एडवांटेज है। तो कांस्टेंट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ आर्हेनियस। ठीक है, ये आप आर्हेनियस कंसेप्ट की बेस पे कर सकते हैं। सेकंड इसका एडवांटेज ये है कि आपके पास जो है आप पता करवा सकते हैं, ये पता चला सकते हैं कि किसी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ क्या है। अगर एसिड है तो कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक एसिड है, और बेस है तो कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक बेस है। सेकंड ये आपके पास जो है वो इसकी आप कह सकते हैं कि एडवांटेज है। ठीक है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर कहा हुआ है आपके पास एक मोनोप्रोटिक एसिड है। मोनोप्रोटिक एसिड वो होते हैं बच्चे जो मोनो मीन्स वन, प्रोटिक मीन्स प्रोटॉन। ठीक है, जो एक प्रोटॉन दे, मोनोप्रोटिक एसिड, जैसे HCl मोनोप्रोटिक है। तो ये आपके पास H पॉजिटिव और A नेगेटिव देगा। जब आप इसकी, ये आपने फर्स्ट ईयर में क्योंकि पढ़ा हुआ है कि क्या होता है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, या एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट, ये इसके इक्वल आ जाएगा आपके पास जो है वो रिएक्टेंट्स ओवर प्रोडक्ट के जो है वो कंसंट्रेशन के इक्वल। ये आपके पास H पॉजिटिव, A नेगेटिव और ये H है इसकी कंसंट्रेशन के। जब आप इसको जो है वो इन टर्म्स ऑफ आप इस रिएक्शन के थ्रू, यानी कि अगर आपको जो है वो एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट पता है तो आप पता करवा सकते हैं कि कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक है। ठीक है, तो ये एक इसकी एडवांटेज है कि हम जो है वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अगर आपको पता है, HA की कंसंट्रेशन पता है, तो आप KA की वैल्यू निकाल सकते हैं। KA की वैल्यू डायरेक्टली रिलेटेड है कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना वीक एसिड है। ठीक है, आपको पता है H पॉजिटिव अगर ज़्यादा होगा तो KA की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर H पॉजिटिव की वैल्यू ज़्यादा है तो मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर कम है तो फिर वीक एसिड है। इसी तरह बेस के लिए भी आप जो है वो पता करवा सकते हैं कि बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। थर्ड इसका जो एडवांटेज है बेटा वो ये है कि इट एक्सप्लेन्स द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एसिड्स। हाँ जी, बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहाँ पर एसिड्स जो है, एसिड है वो एज अ कैटलिस्ट एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, अब एज अ कैटलिस्ट का क्या मतलब है कि वो स्पीड अप कर रहा होता है सिर्फ रिएक्शन को। तो ऐसे और ये कौन सा एसिड करता होता है, हमेशा बेटा ज़्यादातर जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं जो H पॉजिटिव बड़ी आसानी से और बड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में दे सकते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पर कैटलिस्ट के तौर पर बिहेव करते हैं। तो तकरीबन आप ये भी पता कर सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन में अगर एसिड एज अ कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है, कर सकता है या नहीं कर सकता, और अगर कर सकता है तो फिर इसकी कितनी क्वांटिटी हमें जो है वो चाहिए होगी। ठीक है, तो ये आपके पास हैं कि अगर हायर कंसंट्रेशन है हाइड्रोनियम आयन की तो फिर आपके पास जो है वो ज़्यादातर जो है वो एज अ कैटलिस्ट जो है वो यूज़ हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखें ये फॉर्मिक एसिड है ACOOH, इसमें H पॉजिटिव क्या है, एज अ कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है। ये एडवांटेजेस हैं आर्हेनियस के कंसेप्ट के। इसके बाद बात करते हैं जी लिमिटेशंस की। अब लिमिटेशंस क्या हैं, लिमिटेशंस ये हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आर्हेनियस का कंसेप्ट जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सका। बात समझ में आई कि वो चीज़ें जो आर्हेनियस के कंसेप्ट के मुताबिक अगर हम एसिड्स और बेसिस को पढ़ें तो फिर ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हो सकती। इसमें सबसे पहले है जी ऑल एसिड एंड बेस रिएक्शंस आर लिमिटेड टू एक्वस मीडियम। मैंने यहाँ पर इसलिए आपको बताया था कि इसके मुताबिक एसिड क्या है और बेस क्या है जो एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन या हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन दे। लेकिन बेटा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक्वस मीडियम ना हो और फिर आपने एसिड और बेस को पढ़ना हो, तो फिर उसके केस में आपके पास ये एसिड और बेस की डेफिनेशंस पूरी नहीं उतरती। तो फिर एक ये लिमिटेशन हो गई कि ये सिर्फ एक्वस मीडियम में स्टडी करने के लिए एसिड और बेस को ठीक है, वरना अगर नॉन एक्वस मीडियम हुआ तो फिर ठीक नहीं है। क्लियर होगी ये बात, एक्वस मतलब वाटर का मीडियम। ठीक है, अच्छा सेकंड इसका लिमिटेशन ये है कि जो फ्री हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयंस हैं
बेटा ये वाटर में इसके मुताबिक एग्जिस्ट नहीं करते। वाटर की सेल्फ आयनाइजेशन की प्रॉपर्टी की वजह से आपके पास वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे एग्जिस्ट इन हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, ये इस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कैसे कि आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है वाटर का और इसका ऑक्सीजन एक और हाइड्रोजन के साथ इस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ लिंक्ड है, ठीक है। तो ओवरऑल आपके पास ये H2O पॉजिटिव के फॉर्म में रह रहे होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए फ्री हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयन वाटर के केस में अवेलेबल नहीं होता। ये हमेशा वाटर के अंदर जो है वो कम्प्लेक्स आयन्स के जो है वो बना के रहते हैं, जैसे कि हाइड्रोनियम आयन है। तीसरा इसका ड्रॉबैक या लिमिटेशन ये है कि यहाँ पर इट डज़ नॉट एक्सप्लेन द रिएक्शन इन गैस फेज विद नो सॉल्वेंट इज़ प्रेजेंट। तो बेटा जहाँ पर आपके पास गैस फेज में रिएक्शन होगा वहाँ पर आप ये कंसेप्ट यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपके सॉल्वेंट जो रिएक्टेंट्स हैं एसिड और बेस वो गैसियस फेज में हैं तो फिर ये आप जो है वो कंसेप्ट यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पे, ठीक है। सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा, एक्वस सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा तो फिर आप जो है वो ये वाला कंसेप्ट स्टडी कर सकते हैं। इस कंसेप्ट के अंडर एसिड और बेस को जो है वो ले सकते हैं। अगर वो गैसियस फेज हो तो फिर नहीं कर सकते, एक ये लिमिटेशन है। और फोर्थ लिमिटेशन आपके पास है जी, आपने देखा होगा शुरू से हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, इन दोनों के अलावा कोई बात नहीं कर रहे। अब बेटा ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे एसिड्स के अंदर या सारे एसिड्स हाइड्रोजन आयन दें, ये भी ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे बेसिस हाइड्रोक्साइड आयन्स दें। इसकी एग्जांपल उन्होंने दी भी हुई है कि जैसे कि अमोनिया है NH3, ठीक है, या CaOA है कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। बेटा ये बेसिस हैं लेकिन इनके अंदर आपने देखा है हाइड्रोक्साइड आयन तो है ही नहीं। तो इसका ये मतलब नहीं कि ये बेसिस नहीं है, ये बेसिस हैं लेकिन आर्हेनियस का जो कंसेप्ट था वो कॉम्प्रीहेंसिव नहीं है, ठीक है। ये इसकी लिमिटेशन है कि आपके पास सारे के सारे बेसिस ज़रूरी नहीं हैं कि जिनके पास हाइड्रोक्साइड आयन ना हो। इसी तरह सारे एसिड्स भी ज़रूरी नहीं है कि उनके पास जो है वो हाइड्रोनियम आयन हो। मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे आपने पढ़ा होगा सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, SO3। बच्चे SO3 जो है वो एसिडिक होता है, ठीक है। सल्फर ट्राइऑक्साइड इज़ एन एसिडिक गैस, लेकिन आपने देखा होगा कि SO3 जो है वो नॉर्मली आपके पास जो है वो उसमें H पॉजिटिव तो नहीं है ना, आपको वो H पॉजिटिव तो नहीं देगी, ठीक है, लेकिन स्टिल इट इज़ एन एसिड। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 एसिडिक है लेकिन उसमें भी H पॉजिटिव नहीं है। तो ये जो आर्हेनियस का कंसेप्ट है ये कॉम्प्रीहेंसिव नहीं है, हर एसिड बेस के ऊपर अप्लाई आप इसको नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने आगे दिया भी हुआ है कि देयर आर मैनी एसिड्स जो कि आपके पास एसिडिक प्रॉपर्टी रखते हैं लेकिन उनके अंदर H पॉजिटिव आयन नहीं है। जैसे SO2 है, SO3 है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐड कर सकते हैं। NO2 या NO3 इज़ क्वाइट एसिडिक, वो भी एसिडिक होते हैं, ठीक है। चलें, ये हो गया आपके पास। ऑन अकाउंट ऑफ इट्स लिमिटेशन द आर्हेनियस कंसेप्ट नीडेड टू बी मॉडिफाइड। इसकी वजह से आर्हेनियस कंसेप्ट के अंदर जो है वो बहुत सारी मॉडिफिकेशंस जो हैं वो करनी पड़ी। उसके बाद हमारे पास हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे बाद में जो आए हैं कंसेप्ट, ठीक है। आज के लिए इतना ही मैं कर रही हूँ, बहुत छोटा सा टॉपिक है, आपने इसको अच्छे से करना है। एक तो आपकी जो है वो रूटीन थोड़ी सी सेट हो, और दूसरा मैंने आज थोड़ा इसलिए जो है वो आपको करवाया है कि बेटा आपने मुझे वीडियो का बताना है कि आवाज़ ठीक है, ठीक है, आवाज़ आपको ठीक आ रही है, ये तरीका ठीक है। इसमें अगर आप कोई ऐड करना चाहते हो अपनी तरफ से, कोई एडिशन, कोई सजेशन देना चाहते हो कि मैम इस तरह से जो है वो हमें ज़रा आवाज़ इस तरह से ज़रा ज़्यादा है, अगर अब आपको आवाज़ नहीं ठीक आ रही, या फिर जो है कोई और सजेशन देना चाहते हो जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए, वो आपने मुझे बता देनी है, ठीक है। और तेज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ खैर क्योंकि आपकी जो है वीडियो का साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाता होता है। तो बेटा साइज़ की वजह से और व्हाट्सएप पे शेयर करने की वजह से मैं आपको सिर्फ इनके कंसेप्ट ही दूँगी, आपने इनकी रीडिंग खुद करनी है, ठीक है। अब आप आज पूरा दिन है आपके पास, इस लेक्चर को पढ़ें, ठीक है, यहाँ से और उसके बाद इसको रीड आउट करें, उसके बाद इसको साथ साथ जो है वो प्रिपेयर करें। एक और काम जो आप लोगों ने करना है वो ये है कि जो भी मैं आपको टॉपिक्स दूंगी पढ़ाऊंगी बेटा इसको साथ साथ आपने लिखना है, ठीक है, साथ साथ लिख लेना है। और लिखने के बाद आपने उसकी पिक्चर्स जो हैं व्हाट्सएप इसी ग्रुप में जो है मेरे साथ शेयर करनी है, सो दैट आई वुड मेक इट श्योर कि आप साथ साथ जो है वो चल रहे हैं, साथ साथ तैयार कर रहे हैं। और जो भी ग्रुप में ऐड नहीं हैं 2 या 3 उन्हें भी बता दें, ठीक है, दोबारा उनसे कम्युनिकेट करें कि आपके ये चैप्टर्स फिर रह जाएंगे, बिकॉज़ आई डोंट थिंक सो कि
जब कॉलेज ओपन होंगे तो हमारे पास इतना टाइम होगा कि हम ये लेक्चर्स रिवाइज़ कर सकें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।